देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो रहे हैं और 15 दिन बाद 2 अक्टूबर को संघ भी 100 साल का हो रहा है। संघ 100 साल का हो रहा है। हाँ। और कल प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन, तो मैं आज संघ को कोटि कोटि नमन करता हूं कि इस राष्ट्रीय सेवक संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व इस देश को दिया है। संघ था इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, संघ है इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी रहे, और संघ है इसलिए दीनदयाल उपाध्याय भी देश को मिले। तो संघ की एक बड़ी जो भूमिका रही है वो आज दिख रही है कि संघ देश के लिए क्यों जरूरी था, कि उसने देश को नरेंद्र मोदी दिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का संघ संगठन और सरकार के अंदर जो योगदान रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का संगठन है तो भी प्रधानमंत्री मोदी के बिना संगठन अधूरा रहा। एक लंबा जीवन प्रधानमंत्री मोदी ने संगठन के रूप में दिया, चाहे वो संघ के प्रचारक के रूप में रहो तो वहाँ उनकी जो उपयोगिता रही, और जब हमको लगा कि भाई इतना अच्छा प्रचारक हमारा है तो इसे देश सेवा के लिए भेजना चाहिए, सिर्फ संघ के 4 दीवारी से निकाल कर इसे पूरे भारत माता की सेवा के लिए भेजना चाहिए। और संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1983 में देश की सेवा के लिए भेजा। भारतीय जनता पार्टी में गए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, संगठन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने संगठन के कार्यकर्ता के रूप में जो काम किया, उसके बाद तमाम राज्यों के प्रभारी रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बने। और जब 2001 में लगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि भाई गुजरात इतना मुश्किल राज्य हो गया जहां हमारी सरकार है कि वहां भाई केशुभाई पटेल है, वहां पर दूसरे नेताओं के बीच जिस तरह की सत्ता का संघर्ष चल रहा है, तो वो राज्य चला जाएगा तो हमें ऐसा कोई नेता चाहिए जो गुजरात को संभाल ले। तो सबके मन में एक विचार आया कि भाई ये नरेंद्र मोदी ये जो संगठन देखते हैं। और फिर प्रधानमंत्री ने उनको 7 अक्टूबर 2001 को फोन किया, तब नरेंद्र मोदी एक अंत्येष्टि में थे जब फोन किया बताने के लिए, क्योंकि 30 सितंबर को माधवराव सिंधिया जी का प्लेन क्रैश में डेथ हो गया था और उसके साथ जो फोटोग्राफरों की डेथ हुई थी, तो बिस्ट एक फोटोग्राफर की अंत्येष्टि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब उस समय तो कार्यकर्ता थे, संगठन महामंत्री के रूप में गए थे। अटल जी ने प्रमोद महाजन से कहा कि मेरी बात कराओ नरेंद्र से। प्रमोद महाजन ने फोन किया और कहा अटल जी बात करना चाहते हैं। अटल जी ने पूछा नरेंद्र मोदी से कहाँ हो, तो उन्होंने कहा मैं शमशान में हूँ। तो बोले शमशान में आपसे क्या बात करूं? बोले घर पहुंचो, फिर मेरे घर आओ शाम को। अटल जी शाम को नरेंद्र मोदी अटल जी के घर जाते हैं। अटल जी कहते हैं कि भाई अब तुमने यहाँ बहुत संगठन देखा है, अब बहुत मोटे हो गए हो यहाँ तुम, अब जरा जाओ गुजरात में काम करो। तो गुजरात ने मुख्यमंत्री के रूप में भेजा, प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी तब प्रधानमंत्री थे। तो इस व्यक्ति के अंदर की जो विधायक नहीं था, जो दिल्ली में था, लेकिन पूरी पार्टी संगठन को लगा कि भाई गुजरात को संभाल सकता है तो ये व्यक्ति ऐसे मुख्यमंत्री बना के भेजो। और उसके बाद लगातार 13 साल गुजरात की सेवा करना, उसके बाद प्रधानमंत्री बनकर आना, उसके बाद 11 साल से देश की सेवा करना। तो लगातार आप देखिए 13 साल और 11 साल मिला के। जानते हैं समीर जी, आपने कहा कि देश की सेवा को समर्पण के साथ करना, ये कहने में आसान लगता है लेकिन ये करना उतना ही मुश्किल है जिस तरह से कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अब मैं एक बार कर्नल सिंह आपके पास आ रही हूं, क्योंकि कई ऐसे फैसले लिए जिन पर यहां देश के अंदर एक विवाद या फिर सवाल जरूर उठते हों, लेकिन जिस तरह से हमने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर देखा है, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मैं देश की राजनीति की बात नहीं करना चाहती, लेकिन यह फैसला भारत ने लिया कि हम वहां जाकर टारगेट करेंगे और स्ट्राइक्स करेंगे, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री वो नेता थे जिन्होंने ये खुलकर कहा कि हम सिर्फ टेरर साइट्स को टारगेट कर रहे हैं, हम वहां के लोगों को टारगेट नहीं कर रहे। ये आज के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी एक मैच हुआ, उसे लेकर भी विवाद हुआ, लेकिन ये फैसला कितना आसान या कितना मुश्किल है एक देश में जाकर टारगेट करना? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, मैं चश्मदीद गवाह नहीं हूँ, पार्टिसिपेंट हूँ कि मैंने भी सर्जिकल स्ट्राइक करी। उस समय हमें दुख पता है क्या होता था कि हम सीक्रेटली क्यों कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट उसे ओन अप क्यों नहीं कर सकती? अगर हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं। जब पहली बार उरी हुआ तो सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की हुई कि चलिए कम से कम अब सरकार ने हाँ करनी शुरू करी है, ओन अप करनी शुरू करी है कि यस ये सरकारी तौर पर हो रहा है। पता है उसका फायदा घाटा क्या है? जो इंसान उस स्ट्राइक में बाई चांस एक्सीडेंटली मारा जाता है ना, उसके बेनिफिट्स का सवाल होता है। बहुत बड़ी बात है ये। देखिए नहीं, क्योंकि जब हमारे टाइम में हम करते थे, मैं 94 की अगर बात करूं, 93 की बात करूं, आप बता ही नहीं तो हमारे लिए तकलीफ पता है ये नहीं थी। हम स्ट्राइक करते थे, हमारे को अगर हमारा कोई आदमी को खरोंच भी लग गई, हमें उसे वापस लाना है। वापस आने के बावजूद अगर उसकी मौत हो जाती है, उसका ओनअप कौन है? उसको देखिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, बट वो जो ऑनर मिलता है, आज जब आप देखते हैं कि उस गांव का पूरा भीड़ उमड़ पड़ती है, उसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आता है, उसके यहाँ सीएम आते हैं, उसके यहाँ पीएम अपने दिल्ली में उसको सैल्यूट देते हैं, ये छोटी बातें नहीं है। फौज के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि
आज की गवर्नमेंट और आज की गवर्नमेंट का अगर नायक को अगर आप सलूट ना करें तो फिर फायदा क्या है? मुझे नहीं लगता, आपने भी बोला ना ऑपरेशन सिंदूर, मुझे नहीं लगता कि उरी को कोई ओन अप कर सकता था एक्सेप्ट दिस मैन। कोई बालाकोट को अगर ओन अप कर सकता है तो देन दिस इज द मैन। कोई अगर आंख में आंख डाल के ऑपरेशन सिंदूर को हाँ कर सकता है, जिम्मेदारी ले सकता है। ऑपरेशन सिंदूर फौज करती है, जिम्मेदार कौन है? सरकार है। सरकार का जिम्मेदार कौन है? ये अकेला एक सिंगल मैन आदमी है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। नहीं, और मैं एम्बेसडर बैठे हुए हैं यहाँ पर, ऐसे जब फैसले लेना होते हैं तो हमें ये भी एक डर रहता है, एक देश को आप बताएंगे बेहतर कि भाई हमारे रिश्ते वहां ना खराब हो जाए, हमारे रिश्ते यहाँ ना खराब हो जाए, लेकिन इन सबके बीच देश हित सबसे ऊपर रखकर ये फैसला लेना कि हम स्ट्राइक करेंगे। मेरे को नहीं मालूम अगर दुनिया में कोई लीडर है जो सोचता है कि मैं अपने देश के अगेंस्ट जाऊंगा। सब लोग यही कहते हैं, अफ्रीका के 3 देशों में विशेष सलाहकार हूं, सभी कहते हैं व्हाट अ मैन। आगे क्या कह सकते हैं? एंड दे अप्रिशिएटेड द फैक्ट, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं अकेले आतंक के अगेंस्ट लड़ेंगे, भारत अकेला, जहां भी वो छुप जाए निकाल के लाएंगे। एक चीज और कहता हूं मैम, एक नया ट्रेंड उन्होंने शुरू किया 2014 में पहली बार जो शपथ ग्रहण की थी। आपको याद होगा कि एशिया के लीडर्स को बुलाया था, जो हम कहते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उसके बाद ये ट्रेंड शुरू हो गया। पहले यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, फ्रांस में देखा था 1 या 2 उसके खास दोस्त आते थे, अब तो जितने आ सकते हैं आ जाओ, मेरी स्वेरिंग इनके। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है टू ब्रिंग मोर पीपल, बताने के लिए। और फाइनली एकमात्र ये व्यक्ति है जिससे कहा, जो जाके रूस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात करता है, यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करता है, गाजा के बारे में पैलेस्टीन अथॉरिटी से बात करता है, नेतन्याहू साहब से भी बात करता है, और दोनों उसकी बात सुनते हैं। बाद में कार्य दे इंप्लीमेंट करें ना करें, दे लिसन, दे एक्नॉलेज, दे रिस्पेक्ट हिम। मैम, इससे बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूं? आज भारत की कूटनीति, हमारी फॉरेन पॉलिसी, मैंने, मेरी उम्र 74 साल की है, 52 साल कूटनीति में हो गए, मैंने इस ऊंचाई पर कभी नहीं देखी। मैं इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है और मैं चाहूंगी कि आप लोग सब जल्दी जल्दी उस पर बात रखें। क्या नरेंद्र मोदी को, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष चुनौती दे पाएगा? अब देखिए 11 साल तो हो गए, हमने देखा है, बार बार कोशिश हो रही है। नेता ये कहते हैं, और जो हमले होते हैं, मैं उनसे अगर शुरुआत करूं, लोकतंत्र पर हमला, प्रधानमंत्री और बीजेपी लोकतंत्र पर हमला कर रही है, ये वोट चोरी कर रही है, ये नफरत फैला रही है इस देश में, ये सारे आरोप लगते हैं। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि इन आरोपों के चलते क्या एक ऐसी तस्वीर हम देखेंगे जहां चुनौती दे पाए? प्रोफेसर आगे। सुचरिता, मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री को आप जिसे कहते हैं ना निष्पक्ष होकर के खुले खेल में आप चुनौती दे सकते हैं। किसी को कहते हैं ना, फुटबॉल खेलते हैं ना, पीछे से जाकर के स्टैबिंग कर देना, लंगी मारना, हम लोग बिहार में कहते हैं पीछे से लंगी मार दिया। हमारे यहाँ भी वो चल रहा है। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ भी यही कहते हैं, बिहार में नहीं कहते। हमारे यहाँ भी मारना हमें भी आता है। हमारे यहाँ भी देखिए, ये आप रणभूमि में मारते लगी है, वहाँ बदनाम करने के लिए नरेंद्र मोदी को क्या नहीं किया गया पिछले 11, मुझे नहीं लगता है कि भारत का कोई एक ऐसा राजनेता होगा जिसको मीडिया स्क्रूटनी में इतना गुजरना पड़ा है। क्योंकि मैं 2002 का गोधरा राइट्स के बाद मैं उससे पूरा कम से कम 5000 न्यूज क्लिपिंग्स पे काम कर चुका हूं, और मैंने देखा है कि किस प्रकार से उनके खिलाफ अभियान चलाया गया। 11 साल से भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहला दिन से अभियान चलाया गया। मैं वो जानता हूं, पत्रकारों की वो गोष्ठी जिसमें कहा गया कि यदि नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो पत्रकारों का गला घोट दिया जाएगा। तमाम तरह से दुष्प्रचार किया गया, और आज भी अब तो सीधे सीधे विदेशी एजेंसी का सहारा लेकर के भारत की चुनाव आयोग जैसी संस्था के द्वारा संचालित चुनाव को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये आपको क्या लगता है? ये नरेंद्र मोदी को गिराने की ही कोशिश है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को चुनाव में नहीं हरा पा रहे, चुनाव में नहीं हरा पा रहे, तो इसका तो सीधा मतलब ये है कि पटकनी नहीं दे पा रहे। देखिए, उनके नेतृत्व की काबिलियत क्या है, डिलीवरी तो है ही, सतत जन संवाद। आप नरेंद्र मोदी को, आप जब गुजरात में जाएंगे या किसी भी शहर में आप जाएंगे, वो हमेशा अपने लोगों से संवाद करते हैं। पटना गए, पूर्णिया गए,
तो सिर्फ उद्घाटन नहीं किया, लोगों की सभा को तो उनकी संबोधित किया। कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रहती हैं क्या? समीर जी ये थोड़ा दर्शकों को भी बताइए क्योंकि लोग नहीं जानते हैं। विपक्ष तब विचार करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की जब वो अपने परिवारवाद वंशवाद की राजनीति से बाहर निकले, ठीक है। जब वो भ्रष्टाचार की राजनीति से बाहर निकले। प्रधानमंत्री न वंशवाद की राजनीति करते हैं न भ्रष्टाचार की राजनीति की। प्रधानमंत्री मोदी ने समर्पण की राजनीति करी है और मुझे लग रहा है विपक्ष जब इस दिन लाइन पर आएगा उसके बाद वो सोच सकता है कि अब हम प्रधानमंत्री को चुनौती देंगे। फिलहाल विपक्ष में ऐसा कोई दल नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा भी हो सके। अब अच्छा चुनौती देने की मैं इसी से सवाल उठाती हूँ। ये बार बार कहा जाता है, राधिका जी अगर आपसे पूछ लूं पहले, ये उन्होंने कहा चुनौती नहीं दे पा रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बार तो हमने चुनौती दी इसीलिए पूरे नंबर नहीं आए, इसीलिए आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, अगली बार हम वो भी करके दिखाएंगे कि हमारी सरकार बनेगी। राधिका जी। चाची की मूछें होती तो वो चाचा कहलाती, ये वैसी कहावत है। लेकिन जिस नेता ने, जिस इंसान ने भारत को वंशवाद से निकालकर जनवाद में ला दिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, भारत को सशक्त बनाने की बात करी, आज हर भारतीय प्राउड फील करता है कि मैं नरेंद्र मोदी जी के शासित भारत का हिस्सा हूं। बाहर जाते हैं तो ये पहले पूछा, ओ इंडिया, यू आर फ्रॉम नरेंद्र मोदी इज इंडिया। ये फैक्ट है, either they like it or they don't like it, this is a fact and एम्बेसडर साहब विल एग्री अबाउट दिस। हम लोग यूरोप जाते थे, कहीं जाते थे, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा कर दिया जाता था, जैसे कोई कैटल आई है और आपको वापस भेज दिया जाता था, ऐसे सवाल पूछा था। आज आप बोलते हैं आप इंडियन पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो बाहर आपको जाके पता चलेगी, बिकॉज इंडिया इज प्लेइंग अ डोमिनेटिंग रोल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड यही बात उनको चुभती है। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा, सबका सब पूरा झुंड इकट्ठा हो गया, फिर भी अकेली भाजपा के जितनी वोट नहीं, सीट्स नहीं ला पाए, तो वो एक ड्रीम है उनका। लेकिन जिस तरीके से हमारा देश सशक्त हो रहा है हर मायने में, ये शर्म की बात है कि 70 साल बाद भी ऐसे कोने थे देश में जहां पे बिजली पानी नहीं था, वो आज पहुंच चुका है।